Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स में दो बड़े मैकेनिज्म्स हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आया कि वो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। ऐसे मैकेनिज्म्स जो कि एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते उनको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स कहते हैं। और हमने वो तीन तरह के पढ़े, एक हमने पढ़ा डिफ्यूजन, एक हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। तो बच्चों आज का जो इस लेक्चर है इसके अंदर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स को स्टडी करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से क्या मुराद है, वो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो कि चीजों को एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवाने के लिए एनर्जी की एटीपी की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इन मैकेनिज्म्स को हमने आज के इस लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी देखी थी। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, चीजों का मूव करना अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के आर पार मूव करना फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। जाहिर सी बात है, जब चीजें लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो एनर्जी को इस्तेमाल होगी। तो विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बच्चों इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। बहुत आसान है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। अब बच्चे वही कैरियर प्रोटीन्स का वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने इससे पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर पढ़ा था। कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसको इन्होंने मूव करवाना है उसको अपने साथ अटैच करती हैं। फिर इनके अंदर एक कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, इनकी शेप के अंदर चेंज आता है और फिर उसको जहां पे ट्रांसफर करना होता है वहां पे से मुंतकिल कर देती हैं। सेकंड बच्चों है एंडोसाइटोसिस और थर्ड है एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस बच्चों ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए चीजें जो है बाहर से सेल के अंदर मूव करती हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए। और बच्चों एक्सोसाइटोसिस में भी यही होता है, बस इसमें उल्ट होता है। यहाँ पे चीजें क्या करेंगी, सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगी सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग को इस्तेमाल करते हुए। हम इसको तफसील से आगे पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले हम इसकी पहले टाइप को स्टडी करते हैं, जिसका टाइटल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। अब बच्चों कैरियर प्रोटीन्स के जरिए किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है हम सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। देखिए इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स या फिर जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि आमतौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, यूज एनर्जी, बच्चों एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टू मूव द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो कंसंट्रेशन का जो फर्क है ना बच्चों, इसके खिलाफ। मुझे याद है मैंने आपको ये बात बताई थी, एक तो हमने पढ़ा था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक हमने पढ़ा था डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे बच्चों क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने आपको पहले बताया था कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो मतलब लफज, चाहे वो बच्चों डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब यही है कि चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। जबकि बच्चों अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पे आएगा ना, इसका मतलब ये है कि चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों इसमें कैरियर प्रोटीन्स जो है वो क्या करती हैं बच्चों, एनर्जी को इस्तेमाल करती है मॉलिक्यूल्स को मूव करवाने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन का फर्क है इसके खिलाफ, मतलब कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करवाने के लिए। और जाहिर सी बात है यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, एनर्जी का इस्तेमाल होगा। क्लियर। अब बच्चों इसकी वो मिसाल देते हैं, यहाँ पे जो मिसाल आपके बुक में दी हुई है ना, ठीक है, ये है मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व सेल्स। अब बच्चों नर्व सेल्स क्या होते हैं, इन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। आप लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जिसमें आमतौर पर हमारा ब्रेन और जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है बच्चों, ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। इसके अलावा ठीक है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, जो सेल्स निकल रहे हैं, जिन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो जो न्यूरॉन्स है ना, इनके अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। क्या कहते हैं बच्चों, सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। बच्चों देखिए पंप का क्या मतलब होता है, आमतौर पर घर में मोटर को पंप कहते हैं। पंप क्या करता है, हमेशा चीजों को कम तादाद से, ठीक है, जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम होती है वहां से ज्यादा हायर लेवल की तरफ चीजों को मूव करवाता है, ठीक है। अब सोडियम पोटाशियम पंप से क्या मुराद है बच्चों, ये ऐसे पंप होंगे जो कि सोडियम को कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है। और बच्चों पोटाशियम पंप से क्या मुराद है, ये पोटाशियम को क्या करेंगे बच्चों, कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ मूव करवाएंगे, क्योंकि हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। बच्चों यहाँ पे इसके डायग्राम्स देखते हैं, फिर हम ऊपर थ्योरी को समझते हैं। बच्चों देखिए आप लोग को यहाँ पे डायग्राम नजर आ रही है, ये आमतौर पे सेल मेम्ब्रेन है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सेल मेम्ब्रेन ये आउटसाइड द सेल है, और ये बच्चों ये साइटोप्लाज्म है एक नर्व सेल का। क्लियर। अब बच्चों इसके अंदर ना खास किस्म के पंप्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। बच्चों ये पंप्स क्या काम करते हैं, ये सोडियम और पोटाशियम आयंस को रेगुलेट करते हैं। बच्चों आमतौर पर एक जो नर्व सेल है इसमें क्या होता है, सोडियम आयन जो है इनकी कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है, और बच्चों पोटाशियम आयंस है ना, जो इनकी कंसेंट्रेशन क्या होती है,
अंदर ज्यादा होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है। अब जो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होने का मतलब ये है कि अंदर की निस्बत बाहर ज्यादा है। ऐसा नहीं कि अंदर सोडियम आयन है ही नहीं, अंदर सोडियम आयन है। देखिए आप इसे इमेजिन करिए, जो ग्रीन कलर के हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं, क्या है बच्चों? ये सोडियम आयन है। अब यहाँ पे देखिए, बाहर ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, अंदर क्या है बच्चों? कम है। समझ आ रही है? अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बाहर ज्यादा अंदर है नहीं, अंदर है लेकिन बाहर की निस्बत क्या है? कम है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है जो ऑरेंज कलर के, आप इन्हें समझे पोटाशियम आयंस है। अब पोटाशियम आयंस बच्चों अंदर देखिए आपको नजर आ रही है ज्यादा है और बाहर जो है वो कम है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? बाहर क्या है? कम है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। ये अब सोडियम आयंस जो है वो नॉर्मली सेल के बाहर जो है वो ज्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज्यादा होते हैं। अब बच्चों सेल के अंदर ये खास किस्म के पंप होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। अब बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट करवाते हैं। और जो मूवमेंट करवाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, जो कंसंट्रेशन का फर्क है उसके खिलाफ। अब देखिए सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। अब ये कम तादाद से ज्यादा तादाद की तरफ भेजते हैं सोडियम को, मतलब जो अंदर थोड़े बहुत सोडियम है ना, उसको भी क्या करते हैं? फोर्स करते हैं, उसको भी एटीपी का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ भेजते हैं। और बच्चों बाहर पोटेशियम आयन जो कम है, अंदर देखें ज्यादा है बाहर कम है, तो उन कम पोटेशियम आयन को बच्चों ये क्या करते हैं? एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे एटीपी खर्च हो रही है, एटीपी जो है बच्चों आपको पता है कि एडीपी में खर्च होती है, एटीपी में कन्वर्ट होती है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों ये चीजों की मूवमेंट करवा रहे हैं। अंदर पोटेशियम ज्यादा है बाहर कम है, तो बाहर से कम से ज्यादा तादाद की तरफ लाया जा रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बच्चों इससे ओवरऑल होगा क्या? बाहर सोडियम आयन ज्यादा हो जाएंगे और अंदर जो है वो पोटेशियम आयन क्या हो जाएंगे बच्चों? ज्यादा हो जाएंगे। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, बाहर सोडियम आयन ज्यादा हो गए, अंदर क्या हो गए बच्चों? पोटेशियम आयन ज्यादा हो गए। बच्चों जब आप इनको ओवरऑल फर्क देखेंगे ना, जो हम ओवरऑल देखते हैं, अब अंदर सोडियम बाहर सोडियम आयन है ना जो इतने ज्यादा होते हैं कि बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बच्चों अंदर पोटेशियम आयन नो डाउट ज्यादा होते हैं, लेकिन बाहर वाले सोडियम आयन जितने नहीं होते उनसे कम होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेल की जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर नेगेटिव आयंस भी काफी तादाद के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज और सेल के बाहर बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बच्चों यहाँ पे ना एक सेल के अक्रॉस एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, एक वोल्टेज क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है बच्चों? वोल्टेज क्रिएट होता है। ठीक है, न्यूरॉन के अक्रॉस। अब तो होता क्या है, आमतौर पर जो न्यूरॉन है ना, ठीक है, अब इससे हम कहते हैं ये नॉन कंडक्टिंग है। बच्चों ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि किसी भी पैगाम को ये मुंतकिल नहीं कर रहा। आपको पता है ना कि जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर किस शक्ल में बच्चों? नर्व इंपल्स की शक्ल में। किस शक्ल में? नर्व इंपल्स की शक्ल में मैसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं आमतौर पे। ठीक है, जब एक न्यूरॉन जो है किसी भी मैसेज को ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो उसके सेल के बाहर जो है पॉजिटिव आयन ज्यादा होती है, अंदर जो है वो नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं। बच्चों फर्ज करें हुआ क्या, फर्स्ट करें मेरा सेंसरी न्यूरॉन है, ये किसी भी न्यूरॉन को भी ट्रांसफर नहीं कर रहा। अब मैंने जैसे ही गर्म चीज को टच किया, अब वो जो जैसे मैंने गर्म चीज को टच किया वो एक स्टिमुलस है। वो क्या है? स्टिमुलस। अब वो एक चेंज है। जैसे इसने चेंज को फील किया बच्चों, तो इसके अंदर एक करंट जनरेट हुआ। अब बच्चों वो करंट कैसे जनरेट होगा? बाहर से जो सोडियम आयंस है ना बच्चों, जितने भी बाहर सोडियम आयंस है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो वो जो बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अब ये खास किस्म के दरवाजे खुलेंगे, बाहर से पॉजिटिव आयंस जो है अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे? बाहर से पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों ये होगा क्या? अब इससे करंट जनरेट होगा। जाहिर सी बात है, जब आयंस मूव करते हैं, फ्लो ऑफ आयंस को ही तो हम करंट कहते हैं, तो जब ये आयंस मूव करेंगे तो इससे करंट जनरेट होगा। उस करंट को बच्चों हम नाम देते हैं नर्व इंपल्स। और ये इसी तरह पूरी के पूरी न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर होगा, और बच्चों ये ट्रांसफर होता होता हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन को ये पैगाम दे देगा। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से जो है वो नर्व सेल के अंदर पैगाम की मुंतकली होती है, जो मैसेज है वो ट्रांसफर होता है। तो बच्चों आए अब हम इसको रीड करते हैं कि अगर वो इस पैराग्राफ के अंदर क्या कहते हैं। देखिए वो कहते हैं इन रेस्टिंग। रेस्टिंग का मतलब क्या है कि नॉन कंडक्टिंग नर्व इंपल्स। नॉन कंडक्टिंग नर्व इंपल्स से क्या है बच्चों? एक ऐसा न्यूरॉन या ऐसा नर्व इंपल्स जो कि अभी किसी भी करंट को, किसी भी नर्व इंपल्स को जो है वो लेके नहीं जा रहा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे नर्व सेल के अंदर क्या होते हैं? ठीक है, रेस्टिंग नर्व सेल का पता चल गया ना। नॉन कंडक्टिंग नर्व इंपल्स मतलब एक ऐसा नर्व सेल जो कि किसी भी पैगाम को लेके नहीं जा रहा, तो उसके अंदर बच्चों क्या होते हैं? दिस पंप स्पेंड्स एनर्जी। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, एनर्जी को खर्च करते हैं, एटीपी को इस्तेमाल करते हैं उसे मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। अब बच्चों देखें ये वही बात है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों? अंदर सेल के अंदर क्या करता है? पोटेशियम आयंस की तादाद को ज्यादा रखता है और सोडियम आयंस की तादाद को क्या रखता है बच्चों? कम रखता है। आप इसे दूसरे अल्फाज में इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पंप है नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल में, जो पंप है ये काम करता है, एटीपी को खर्च करता है सोडियम आयन की ज्यादा कंसंट्रेशन रखने के लिए सेल के बाहर, और सेल के बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को कम रखने के लिए। आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं और इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो पंप इस तरह से काम करता है कि सेल के अंदर पोटेशियम आयन की तादाद ज्यादा हो, सोडियम आयन की तादाद क्या हो? कम हो। तो आप दोनों में से किसी भी एक तरह जो है वो अपने टॉपिक को एक्सप्लेन
कर सकते हैं। ठीक है, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो सेल के अंदरून जो इंटरनल एनवायरमेंट उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि जो रेस्टिंग नर्व इम्पल्स, जो रेस्टिंग नर्व सेल है ना बच्चों, वो क्या करते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप एनर्जी को खर्च करते हैं ताकि सेल के अंदर पोटेशियम की तादाद ज्यादा हो, सोडियम की तादाद क्या हो, कम हो। अब बच्चों इस मकसद के लिए वो क्या करता है, द पंप एक्टिवली मूव्स, एक्टिवली मतलब एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, मूव का मतलब क्या है, हरकत करवाते हैं सोडियम को टू द आउटसाइड, सोडियम को वो क्या कर देता है बच्चों, बाहर भेजता है सेल के, एंड पोटेशियम टू द इनसाइड ऑफ द सेल, पोटेशियम को क्या करता है बच्चों को सेल के अंदर मूव करवाता है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया ना, जो आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, ये सोडियम, अब सोडियम को क्या कर रहा है बच्चों, बाहर भेज रहा है, और पोटेशियम आयंस को बच्चों क्या कर रहा है, ये सेल के अंदर मूव करवा रहा है। क्लियर। तो बच्चों आपसे एमसीक्यूज में पेपर पूछा जा सकता है कि एक नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल में सेल के बाहर कौन सा आयन जो है वो कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम, और साथ आपको एक दो ऑप्शन और दे देगा। तो एक नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल में सेल के बाहर कौन से आयन की तादाद ज्यादा होती है, सोडियम की तादाद ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, पोटेशियम की कम होती है बच्चों। इसी तरह सेल के अंदर नॉन कंडक्टिंग नर्व सेल में सेल के अंदर किसकी ज्यादा होती है बच्चों, सेल के अंदर पोटेशियम की ज्यादा होती है, सोडियम की तादाद क्या होती है, कम होती है। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है इस डिफरेंस को मजीद क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं कि अंदर से सोडियम को बाहर भेजते हैं, कम से ज्यादा तादाद की तरफ भेजते हैं, और पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर लेके आते हैं, कम से ज्यादा तादाद की तरफ लेके आते हैं। क्लियर। तो बच्चों इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है नर्व सेल नॉन कंडक्टिंग हालत में होता है। मैंने आपको बताया जैसे ही कोई भी स्टिमुलस मिलता है, कोई भी चेंज मिलता है, तो फौरन से बाहर से पॉजिटिव आयन जिंदगी की तरफ मूव करते हैं, उसके अंदर करंट जनरेट होता है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स कहते हैं। फिर ये जो न्यूरॉन है ना, ये नॉन कंडक्टिंग नहीं रहता बल्कि एक कंडक्टिंग बन जाता है, ये पैगाम को लेके जाने वाला बन जाता है। क्लियर। तो आपने इसको ध्यान रखना, बहुत आसान है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरियर प्रोटीन्स के जरिए किस तरह से होती है। तो यहाँ पे हमने सोडियम पोटेशियम पंप को एक एग्जांपल के तौर पर स्टडी किया। अब जो है वो नेक्स्ट हमारी जो टाइप है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, दिस इज एंडोसाइटोसिस। अब जो एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, आप इससे जाहिर रखें, ध्यान रखें। एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, चीजें बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। देखें, इन एंडोसाइटोसिस बल्कि, बल्कि का मतलब क्या होता है बच्चों, भारी मटेरियल्स आर मूव्ड, मूव का मतलब क्या होता है, हरकत करवाया जाता है, इनटू द सेल, सेल के अंदर, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार। अब बच्चों यहाँ पे ये खास किस्म की मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद भी इन्वॉल्व होती है। मैं आपको पहले डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने डायग्राम आपके लिए शो की है, अब यहाँ पे आपको कुछ मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं बच्चों, इन्होंने क्या करना है, सेल के अंदर मूव करना है। तो बच्चों होगा क्या, इनकी इनकी मूवमेंट के लिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये अंदर की तरफ इस तरह से धंसेगी, इन्वेजिनेट करेगी। क्या करेगी, इन्वेजिनेट, मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से एक थैली बनाएगी। बच्चों फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस थैली के अंदर आ जाएंगे। तो जो फिर जब ये थैली के अंदर आ जाएंगे ना सारे, फिर ये जो इस मेम्ब्रेन के किनारे हैं बच्चों, ये आपस में, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के करीब आएंगे और ये सील हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, सील हो जाएगी, जो किनारे आपस में बंद हो जाएंगे, और इस तरह से मुझे एक थैली बना देगी जिसके जरिए वो जो मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ गए। मुझे इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि बाहर से सेल के अंदर आए हैं, सेल के अंदर जो एंजाइम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो उन मॉलिक्यूल्स को कुछ डैमेज ना करें, उनको खराब ना करें। समझ आ रही है, उन मॉलिक्यूल्स को खराब ना करते। इसी वजह से उनके गिर्द जो है प्रॉपर मेम्ब्रेन बना दी जाती है ताकि वो चीजें क्या रहें, महफूज रहें। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। तो बच्चों आए हम एंडोसाइटोसिस को जो है तफसील से पढ़ते हैं। एंडोसाइटोसिस में बच्चों जो बल्कि मटेरियल, भारी मटेरियल जिनको सेल के अंदर मूव करवाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार। ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, पोर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक हिस्सा इन्वेजिनेट, इन्वेजिनेट का क्या मतलब होता है बच्चों, अंदर की तरफ धंसना। ठीक है, अगर तुमने लिखा हुआ डिप्रेस इनवर्ट, डिप्रेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस तरह नीचे की तरफ आना। तो डिप्रेस इनवर्ट मतलब वो अंदर की तरफ क्या आता है, ठीक है, धंसता है। फिर क्या होता है बच्चों, द मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से वो मटीरियल जिसने अंदर आना है, इज टेकन इनसाइड द इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन मतलब ये जो आपको स्ट्रक्चर अंदर आने से वो इमेजिनेशन कह रहे हैं, जो अंदर की तरफ धंसी हुई चीज है। फिर वो मटेरियल बच्चों जिसने बाहर से अंदर की तरफ आना है, वो क्या करता है, इस इमेजिनेशन के अंदर आता है, एंड इट्स एंड सील्ड, और बच्चों जो इसके किनारे हैं ये क्या हो जाते हैं, सील हो जाते हैं, आपस में बंद हो जाते हैं। फिर क्या होता है, स्मॉल वेसिकल इज फॉर्म, फिर एक छोटी सी थाली बन जाती है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, एक स्मॉल वेसिकल बन जाती है। देन क्या होता है कि डिटैच, ये डिटैच का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाती है, मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर जाती है बच्चों, मूव कर जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पहले क्या हुआ, ये बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव किए, फिर इमेजिनेशन के अंदर मूव किए, फिर जो इसके एंड्स थे ये आपस में सील हुए, फिर सील होने के बाद बच्चों ये थैली जो है ये डिटैच हो गई और साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर गई। तो बच्चों ये क्या है, एंडोसाइटोसिस। तो आप लोगों से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों ने सारा डायग्राम भी लास्ट में इसकी ड्रॉ करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको ध्यान में रखें कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है, ठीक है, और ये किस तरह से होती है। बहुत आसान है, अगर आप इसके डायग्राम को ध्यान में रखेंगे तो आप सारी चीजें जो है आपके ध्यान में रहेंगे और आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास देखें, एंडोसाइटोसिस की ना 2 फॉर्म्स है। कितनी फॉर्म्स है बच्चों, 2 फॉर्म्स है। एक को हम नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस और एक को हम नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस। तो हम इसको देखते हैं। तो कहते हैं 2 कॉमन फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस आर फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। बच्चे आप अपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ के हैं।
फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, ठीक है, वो मटेरियल जो कि बाहर से सेल के अंदर मूव करना चाहता है, बच्चों यहाँ पे देखें, वो मटेरियल जो कि सेल के बाहर से सेल के अंदर मूव करना चाहता है, अगर बच्चों ये सॉलिड इन नेचर है, क्या है, सॉलिड है, बच्चों इस अमल को हम, इसी एंडोसाइटोसिस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। लेकिन अगर बच्चों जो बाहर से मटेरियल जो कि सेल के अंदर मूव करना चाहता है, अगर ये लिक्विड है, अगर ये क्या है बच्चों, लिक्विड है, तो फिर इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस। किसका नाम देते हैं बच्चों, पिनोसाइटोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में क्या फर्क होता है। तो अब देखें, इन फेगोसाइटोसिस में सेल टेक्स इन सॉलिड मटेरियल, सेल जो है वो टेक्स इन, अंदर लेता है सॉलिड मटेरियल को, ठीक है, ठोस चीज को अंदर लेता है। वाइल इन पिनोसाइटोसिस, जबकि पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल टेक्स इन, सेल जो है वो अंदर लेता है लिक्विड्स, लिक्विड चीजों के इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, कतरों की शक्ल में, छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में जो है वो क्या करता है, बाहर से चीजों को अंदर लेता है। तो बच्चों इससे हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं वो कौन से ड्रॉपलेट्स हैं जिनको जो सेल है वो लिक्विड्स के जरिए, लिक्विड की शक्ल में अंदर लेते हैं। तो बच्चों आमतौर पर इसमें फैट के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, तो बड़े आराम से कुछ जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बड़े आराम से जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं। लेकिन कुछ के फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर एक फ्लूइड मौजूद होता है, उसके साथ जो है वो इस तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इमेजिनेशन डेवलप होती है, उसके साथ उस लिक्विड के साथ वो जो फैट के मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, वो सेल के अंदर मूव कर जाते हैं, ठीक है, इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने ध्यान रखा है, जो फेगोसाइटोसिस है ना, इसे हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सेल जो है ना वो ईट करता है, आपको पता है हम सॉलिड चीज को ईट करते हैं, वो लिक्विड चीज उसको हम ड्रिंक करते हैं। पिनोसाइटोसिस को बच्चों हम सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है, आप अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। इसके अलावा जो आप पीनो से याद रखें, पीनो से याद रखें पीना, तो पीना आमतौर पर हम पानी को पीते हैं, तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल है वो लिक्विड्स को अंदर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कतरों की शक्ल में, ठीक है। जैसे मैंने आपके यहाँ पे एक एग्जांपल दी, फैट का एक ग्लोब्यूल हो गया, इसके अलावा बच्चों विटामिन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, और बाकी ठीक है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हम एक्सोसाइटोसिस को देखते हैं। इसके बाद हमारी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, हम इसको स्टडी करेंगे। इससे पहले हम एक्सोसाइटोसिस को देख लेते हैं और फिर लास्ट में हम इसको स्टडी करते हैं। तो जो एक्सोसाइटोसिस देखें, एक्सोसाइटोसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच बल्की मटेरियल्स इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भारी मटेरियल्स है ना, जो बल्कि मटेरियल्स हैं, इसको एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना, ठीक है, उसको सेल से बाहर भेज दिया जाता है। सेम स्टूडेंट्स वही प्रोसेस होता है जो कि एंडोसाइटोसिस में हो रहा था। इन एक्सोसाइटोसिस द बल्की मटेरियल्स इज प्लेस्ड इनसाइड अ मेम्ब्रेन, उसको मेम्ब्रेन के अंदर रखा जाता है, एंड अ वेसिकल इज फॉर्म्ड, और एक थैली बन जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे देखेंगे आपको नजर आ रहा है। अब सेल ने जिस चीज को बाहर भेजना है ना, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है बच्चे, वेसिकल की शक्ल में बंद कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, वेसिकल की शक्ल में बंद कर देते हैं। अब बच्चों वेसिकल की शक्ल में वो चीज इनक्लोज हो गई। अब बच्चों जब इसने बाहर जाना, तो वेसिकल है ना जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती है। क्या करती है बच्चों, फ्यूज करती है। जैसे ही वो फ्यूज करती है तो उसके एंड्स ओपन होते हैं और वो मटेरियल जिसने सेल के बाहर जाना है उसको सेल के बाहर भेज दिया जाता है। अब बच्चों ये वेसिकल जो है ये आमतौर पर कहाँ से आ सकती है, फर्स्ट करेंगे वेसिकल जो है गोल्जी अपरेटस से आ सकती है। गोल्जी अपरेटस से कुछ जो है वो प्रोटीन्स तैयार हुई, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स फाइनली मैन्युफैक्चर हुई जिन्होंने सेल से बाहर जाके अपना फंक्शंस परफॉर्म करना था। तो बच्चों को जाहिर सी बात है गोल्जी अपरेटस एक थैली की शक्ल में, जिसे हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं, गोल्जी वेसिकल की शक्ल में रिलीज होंगी। फिर जो गोल्जी वेसिकल है सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज करेगा और उसके अंदर जो भी चीज है उसको सेल से बाहर जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको थ्योरी से देख लेते हैं। वो कहते हैं इन एक्सोसाइटोसिस जो बल्कि मटेरियल जो है उसको सेल के अंदर पैक किया जाता है और एक थैली बना दी जाती है। तो जो फिर वो जो वेसिकल है ना वो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करती है एंड फ्यूजेस, और उसके साथ मिलती है विद इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलती है टू रिलीज इट्स कंटेंट्स। उस वेसिकल के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उसको रिलीज करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, सेल के जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पर, ठीक है, उसको खारिज करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सोसाइटोसिस की जाती है। तो बच्चों ये जो है बहुत आसान से इसका कॉन्सेप्ट है एक्सोसाइटोसिस का। आप लोगों ने इसे देख लिया, आप लोगों ने जो एक्सोसाइटोसिस के जो डायग्राम है आप लोगों ने इस डायग्राम को भी लाजमी बनाना है। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट जो है हम जो है ऊपर टॉपिक हमारा रह गया था जो साइड बॉक्स बुक में लिखा हुआ है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, हम इसको देख लेते हैं। अब जो रिसेप्टर मेडिएटेड, मेडिएटेड का मतलब होता है आमतौर पे, ठीक है, इसके ग्रुप, इसका मतलब कंट्रोल भी होता है, क्या होता है कंट्रोल, और इसके अलावा इसका मतलब गाइडेड भी होता है, ठीक है। एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है, जिसमें हम बाहर से चीजों को सेल के अंदर मूव करवाएंगे। रिसेप्टर मेडिएटेड मतलब ऐसी एंडोसाइटोसिस जिसको रिसेप्टर कंट्रोल करेंगे या रिसेप्टर गाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एंडोसाइटोसिस जिसमें रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब बच्चों आपको पता है रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं, रिसेप्टर्स जो है वो आमतौर पर सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री के ऊपर मौजूद होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें, वो कहते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
पिक अप मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड एंड पिंस इनसाइड टू फॉर्म अ वेसिकल। अब बच्चों होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बच्चों, ये एक चीज है जिसको सेल ने अंदर लेने हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर खास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब बच्चों जैसे ही, ठीक है, जिस चीज को सेल अंदर लेना है वो उस रिसेप्टर्स के साथ आके अटैच होती है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट कर देती है। अब इसे अंदर यहाँ पे इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ पिंच, अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट कर देती है। बच्चों अंदर की तरफ धंसती है, ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर इनक्लोज होगी और फिर इसके जो है इसकी जो सील्स हैं वो पैक हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज हो जाएंगे और फिर इसको एक थैली की शक्ल में सेल के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। क्लियर? तो बच्चों ये क्या हुई, ये एंडोसाइटोसिस हुई। इसमें बाहर से हमने चीज को अंदर मूव करवाया। कैसे मूव करवाया? रिसेप्टर्स के जरिए। तो ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है जिसमें रिसेप्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपकी बुक के अंदर, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल देता है। किसकी एग्जांपल देता है? कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है बच्चों, ठीक है, उसको जो है वो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के जरिए अपने अंदर मूव करवाती है। अब बच्चों यहाँ पे ना एक लफ्ज इस्तेमाल करता है एलडीएल। ठीक है, अब एलडीएल क्या होता है बच्चों, ठीक है, हम इसको नीचे इस पिक्चर के अंदर समझते हैं। अब बच्चों आमतौर पर ना एक कोलेस्ट्रॉल लफ्ज है, हम इसे 12 मरतबा सुनते हैं। हमने जो इससे पहले स्टेरॉयड सिग्नलिंग में भी कोलेस्ट्रॉल को पढ़ा। जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये आमतौर पर एक लिपिड है। ठीक है, अब ये जो लिपिड है ना बच्चों, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी कैसे, मैंने आपको बताया, इसने स्टेरॉयड हार्मोन्स बनाने हैं। तो वो कौन कौन से स्टेरॉयड हार्मोन है बच्चों? वो टेस्टोस्टेरोन है, वो एस्ट्रोजन है, वो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। ये जो हार्मोन्स मैंने आपके सामने नाम लिए बच्चों, ये सारे क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें बाइल की फॉर्मेशन करनी होती है। बाइल आपको पता है ना, बाइल क्या होती है बच्चों? बाइल जो है ये लिपिड के अंदर, ठीक है, बाइल, ये कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है बच्चों। जो बाइल्स है ना, ये क्या करते हैं? फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवाते हैं बच्चों। ये बाइल का काम क्या होता है? इन्होंने फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवानी होती है बच्चों। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? आमतौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ। आपके पास एक बोतल हो, उस बोतल में पानी भरा आपने, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, अंदर, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डाल दी। अब वो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। फिर क्या करें बच्चों? अब आपने देखा होगा वो ऑयल पानी के अंदर हल नहीं होगा, क्योंकि वो जो ऑयल है ना वो पानी में क्या है? इनसोल्यूबल है, वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। आप क्या करें बच्चों? अब बोतल को बंद करें और बोतल को जोर से हिलाएं। जैसे आप जोर से हिलाएंगे, वो जो ऊपर वाली पूरी तय है ना ऑयल की, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाएंगे। अब बच्चों लिपिड के बड़ी तय का छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाना, इसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जो लिपिड्स है ना, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद होते हैं, लेकिन लिपिड के मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाके अटैच नहीं हो पाते। तो बाइल क्या करते हैं? वो बड़े बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो एंजाइम्स के साथ जाके अटैच हो और एंजाइम्स उन्हें तोड़ सकें। तो इस अमल को बच्चों हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो बाइल और स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, ये दोनों कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल है ना, जो आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है। आपका ब्लड प्रेशर इस वजह से ज्यादा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल, अब देखें, एक साइड तो हम देख रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी है, और एक साइड का कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा कर रहा है, बीमारियां भी फैला रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमारी बॉडी में ना कोलेस्ट्रॉल दो शक्ल में होते हैं। एक को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और एक को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं बच्चों? गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अब बच्चों जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं HDL। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? HDL। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? LDL। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? LDL। HDL का मतलब क्या होता है बच्चों? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। क्या होता है बच्चों? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। क्या मतलब है बच्चों? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। LDL का मतलब क्या होता है बच्चों? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो आपने इसको नाम ज़हन में रखना है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वैसे तो इस पे डिटेल लेक्चर बन सकता है कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL पर। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ काम की बात बताऊंगा ताकि आप लोगों का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए LDL के हवाले से, और आप रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को बेहतर अंदाज में समझ सकें। अब जो HDL है ना, जो, ठीक है, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमारे ब्लड से इजाफी कोलेस्ट्रॉल को देता है। ठीक है, अब जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये ब्लड प्रेशर को किस तरह से बढ़ाता है? फर्स्ट करें कि आपके पास खून की नाली है, अब जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आकर इस तरह से ना डेपोजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। अब बच्चों जब यहाँ पे आकर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, अब इसने क्या किया बच्चों? ब्लड के फ्लो को रोक दिया। जब इसने ब्लड के फ्लो को रोक दिया ना बच्चों, ठीक है, अब ब्लड यहाँ पे क्या होगा? ब्लड का गुजरना मुश्किल हो जाएगा। जब ब्लड का गुजरना मुश्किल होगा, ऐसा ऐसा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा, तो बच्चों पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई बंद भी कर सकता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गन की, पर्टिकुलर ऑर्गन की डेथ भी हो सकती है। इससे हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इससे जो है वो स्ट्रोक भी हो सकता है ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन के सेल्स की जो है अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वहां पे ब्लड ना पहुंचे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसकी वजह से ब्रेन के सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बड़े खतरनाक किस्म की बीमारियां हो सकती हैं कोलेस्ट्रॉल की मदद से। तो अब बच्चों ये जो HDL है ना, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करते हैं?
खून की नादियों में जहां कहीं पे इन्हें कोलेस्ट्रॉल जमा मिलता है ना, ये उसे इकट्ठा कर लेते हैं। ये क्या करता है, उसे इकट्ठा कर लेते हैं। एचडीएल आया, एचडीएल ने क्या किया, जहां पे कोलेस्ट्रॉल पड़ा हुआ था इसको इकट्ठा कर लिया, इसको इकट्ठा करके वापस कहां पे ले गया, लिवर के पास ले गया। लिवर को उसने कोलेस्ट्रॉल को दे दिया, इजाफी कोलेस्ट्रॉल को, कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जमा था, आप इसे ले लें। अब बच्चों जो एलडीएल है, ये एलडीएल क्या करता है बच्चों, एलडीएल जो है ये हमारी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन करवाता है, जमा करता है इसे, ठीक है। एलडीएल बच्चों क्या करता है, ये बिल्ड्स अप द कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल को क्या करवाता है, जमा करवाता है। मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होगी यहाँ पे बच्चों, तो आपको बीमारियां, अमराज हो सकते हैं। तो एलडीएल इसी वजह से एचडीएल को हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, हमारी आर्टरीज से कोलेस्ट्रॉल को लेकर लिवर के पास लेके जाता है, हमारी आर्टरीज को साफ करता है। एलडीएल क्या करता है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल को वहां पे जमा करवाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो आइडियल पर्सन में, ठीक है, अगर एक हेल्दी आदमी के अंदर एचडीएल का लेवल ज्यादा होना चाहिए और एलडीएल का लेवल क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए, तो आप एक सेहतमंद आदमी हैं, ठीक है। तो बेसिक से मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया बच्चों। एलडीएल जो है हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द सेल्स ऑफ द लिवर हैव रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। अब बच्चों जो लिवर के सेल्स है ना, इनके पास कोलेस्ट्रॉल के लिए खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। अब बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है क्या करता है, सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अभी जो कोलेस्ट्रॉल है ना हमारी बॉडी के अंदर बच्चों, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की शक्ल में सर्कुलेट करता है। बच्चों सर्कुलेट क्यों करते हैं, अब देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर आता कहाँ से, जाहिर सी बात है हम हमारी खुराक से आता है कोलेस्ट्रॉल, जो हम खाना वगैरह खाते हैं। अब जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है। अब वो जो कोलेस्ट्रॉल है ना, अब मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉडी ने हार्मोन्स बनाने हैं। इसके अलावा आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है ना बच्चों, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जो कि उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है। मैंने आपको ये भी बताया था। तो बच्चों बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी है। तो हमारी बॉडी के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल जो है वो एलडीएल की शक्ल में ट्रैवल करता है। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये होता है कि बॉडी के जिस हिस्से को कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो वहां से कोलेस्ट्रॉल को ले ले और उसको यूटिलाइज कर ले, इस्तेमाल कर ले। अब बच्चों बाज़ औक़ात होता क्या है, एलडीएल का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा हो जाता है कि एलडीएल जो है ये हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो बच्चों जब एलडीएल का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर लिवर क्या करता है, इस एलडीएल को वापस लेता है, ठीक है, वापस बुला लेता है, ताकि आर्टरीज के अंदर जमा ना हो। तो यहाँ पे देखें जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे ब्लड के अंदर एलडीएल की शक्ल में सर्कुलेट करता है। अब बच्चों जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ लिवर की, जो लिवर के सेल्स हैं, लिवर सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी जो रिसेप्टर प्रोटीन है बच्चों, ठीक है, कौन से रिसेप्टर प्रोटीन जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ अटैच करना है, वो क्या करती है बच्चों, रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती हैं, एंड टेक अप एलडीएल्स फ्रॉम द ब्लड, और वो ब्लड से एलडीएल को ले लेती हैं बाय रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब बच्चों सिर्फ एग्जांपल दिया आपको कि किस तरह से रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में एलडीएल का जो इनटेक है ये इसकी एग्जांपल के तौर पर काम आता है। यहाँ पे देखें, ये लिवर सेल है, लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिवर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे लिवर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स है। कौन से रिसेप्टर प्रोटीन्स है, ये एलडीएल के, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लिए रिसेप्टर प्रोटीन्स है। अब बच्चों जब एलडीएल के, मैंने आपको बताया कि लिवर एलडीएल को कब लेते हैं, ठीक है, एलडीएल नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है कोलेस्ट्रॉल को लेके, और बॉडी के जिस पार्ट को कोलेस्ट्रॉल चाहिए होते हैं वो एलडीएल से ले लेते हैं। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि बाज़ औक़ात एलडीएल का लेवल जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे लिवर सेल्स क्या करते हैं, ब्लड से इजाफी एलडीएल को ले लेते हैं। बच्चों जो इजाफी एलडीएल है उसको किस तरह से लेते हैं, ठीक है, एलडीएल के पास देखें खास किस्म के प्रोटीन्स हैं। अब बच्चों इन प्रोटीन्स के अटैचमेंट के लिए इसके पास खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आके अटैच होते हैं। जब यहाँ पे आके अटैच होते हैं तो फौरन से सेल मेम्ब्रेन उनकी तरफ पिंच करती है, धंसती है, और ये जो एलडीएल का पार्टिकल है ना, इसको क्या कर लिया जाता है, लिवर के अंदर इस्तेमाल ले लिया जाता है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस के जरिए अब ये लिवर सेल के अंदर आ गया। अब जो जब ये एलडीएल जो है इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जब ये लिवर सेल के अंदर आ गया, फिर अब ये आगे हो सकता है बाइल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाए, बाइल बनाने के अंदर काम आ जाए। मैंने आपको बताया ना बाइल क्या होता है, बाइल जो है वो एक ऑर्गन जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है बच्चों, गॉल ब्लैडर। इसके अंदर स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर जो है लिवर के साथ एक अटैच एक थैली होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर। यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टेम सेल्स कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।